नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC द्वारा कराई जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023-24 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक के प्रैक्टिस पेपर संपूर्ण व्याख्या के साथ हल कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग पेट 2023 की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर हम इस परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। साथ ही इसमें गलत उत्तर देने पर 1/4 यानी कि 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस परीक्षा में 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 1 को हल करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो टेस्ट पेपर, आज के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा जूम कर ले। हाँ, अब ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शेरशाह। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी शेरशाह ने। ओके फ्रेंड्स, शेरशाह का काल भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण का काल था। उसने मिश्रित धातु के सिक्के बनने किए तथा शुद्ध सोना, चांदी तथा तांबा का सिक्कों का प्रचलन किया, जिनकी तौल एवं आकार निश्चित था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी उदबी था। ओके फ्रेंड्स, उदबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन पत्तन पुआर किसके तट पर स्थित था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी के तट पर स्थित था। ओके फ्रेंड्स, प्रारंभ में चोल शासक करिकाल ने कावेरी तट पर पुहार के बंदरगाह को दुर्ग बनवाकर सुरक्षित किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋजुपालका नदी के तट पर। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम स्वामी महावीर की बात करें तो उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी संगनकल्लू से संबंधित है, यानी कि संगनकल्लू नामक स्थान है जो यह कर्नाटका में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही अगर हम बुधियाल की बात करें तो बुधियाल भी एक पुरापाषाणकालिक धातु के एक स्थल है, और यहाँ भी राख के ढेर पाए गए हैं, लेकिन यह मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्वों का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्र परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी भारत परिषद अधिनियम 1992। यानी कि फ्रेंड्स, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने संवैधानिक सुधारों की मांग की, और इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन बी सरकार के सत्ता की कटौती करना, ऑप्शन सी आम लोगों के लिए आर्थिक राहत देना, ऑप्शन डी भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नमक कानून को निरस्त करना। तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने
अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। यानी कि फ्रेंड्स फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। और इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन होता था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। किस कांग्रेस अधिनियम ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बेलगाम, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी बनारस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बनारस। 1905 में हुए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेजली। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति लागू की थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वृहद ज्वार आता है। ऑप्शन ए जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन बी जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण पर बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी जब तेज हवा चल रही हो, ऑप्शन नंबर डी जब रात बहुत ठंडी हो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब बृहद ज्वार आता है। और अगर हम लघु ज्वार की बात करें तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तो उसे लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इन पश्चिमी विक्षोभों से भारत में रबी की फसल को बहुत लाभ पहुंचता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14 नंबर का है कि भारत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए अक्षांश 0 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। या ऑप्शन नंबर बी अक्षांश में अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण में, तथा देशांतर की अगर बात करें तो इसमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। ऑप्शन नंबर सी है अक्षांश में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ऑप्शन नंबर डी है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से
97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्षांश 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसके अन्य फैक्ट्स की बात करें तो देश का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी विस्तार अगर इस तरीके से बात करें तो। और हम अगर पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें तो यह 2933 किलोमीटर है, और इसकी स्थलीय सीमा है जो वह 15200 किलोमीटर की है, और मुख्य स्थल की समुद्री सीमा है जो वह 6100 किलोमीटर की है। ओके फ्रेंड्स, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है तथा जनसंख्या में चीन के बाद विश्व का दूसरा स्थान है भारत का। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की जनसंख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 31%, ऑप्शन डी 32%। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 31%। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है साख पत्र, यानी जिसे क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं, दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए निर्यातकर्ता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आयातकर्ता द्वारा, ऑप्शन सी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन डी जहाज कंपनी द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी आगरा में, ऑप्शन नंबर डी नोएडा में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कानपुर में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी राजीव गांधी के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार के द्वारा लागू किया गया था रोलिंग प्लान, और यह फ्रेंड्स 1978 में लागू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, 1978 में। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 19 नंबर का। निम्नलिखित में किसको मुद्रा की आपूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ऑप्शन ए M1, ऑप्शन बी M2, ऑप्शन सी M3, ऑप्शन डी M4। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी M3। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए योजना आयोग से, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय से, ऑप्शन डी वित्त आयोग से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 को हुई थी। वर्तमान समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। ओके फ्रेंड्स, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित भी करना है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि फर्स्ट है ML सिंघवी समिति, जो कि ML सिंघवी समिति की अगर बात करें तो यह 1987 में गठित हुई थी, 1987 में थी। और अगर हम नेक्स्ट है PK थुंगन समिति, यह 1988 में आई थी, बनाया गया था। और नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। तो फ्रेंड्स अशोक मेहता समिति को 1977 में बनाया गया था। और अगर नेक्स्ट है हमारा GKV राव समिति, और इसको हमने 1985 में बनाया था, 1985। तो फ्रेंड्स अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले आएगा अशोक मेहता समिति, यानी 3 नंबर का जिसमें जो पहले होगा यही आएगा, क्योंकि 1970 में बनी थी। GVK राव समिति सेकेंड नंबर पर आएगी, जो कि 1985 में बनी थी। और थर्ड नंबर पर आएगी 1987 में बनी ML सिंघवी समिति, और फोर्थ नंबर पर आएगी 1988 में बनी PK थुंगन समिति, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी
केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, यानी कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और फ्रेंड्स संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो अनुच्छेद भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह है आर्टिकल 368 में। ओके फ्रेंड्स, और लेकिन फ्रेंड्स अगर धन विधेयक और वित्त विधेयक के लिए प्रतिबंध है कि वह सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में ही लाए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाकी से सभी संविधान संशोधन विधेयक किसी भी उसमें सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रक्रिया में भारत की ही देन है, कहीं से नहीं लिया गया बल्कि भारत की ही देन है। और यह वर्ष 1962 से जारी है और इसका जो समय होता है वह दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन डी भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ओके फ्रेंड्स, अगर हम भारतीय संविधान की नागरिकता की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया है। और फ्रेंड्स भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी संघ समिति की जो संघ समिति थी संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष थे और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे, साथ ही राज्यों के लिए समझौता समिति के लिए भी अध्यक्ष थे। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो फ्रेंड्स ये नियम समिति के अध्यक्ष थे। अगला है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम रक्त दाब की बात करें तो रक्त दाब को स्फिग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, जीव विज्ञान नाम दिया गया? ऑप्शन ए अरस्तु द्वारा, ऑप्शन बी लैमार्क के द्वारा, ऑप्शन सी डार्विन द्वारा, ऑप्शन डी लिनियस के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी लैमार्क के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन ने उत्तरजीविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम कैरोलस या लिनियस की बात करें तो इन्हें वर्गीकी का पिता भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक तत्व यौगिक है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसकी बात करें तो यह प्रोटीन है, सेलुलोज एक प्रोटीन होता है और सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक भी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, फोटोवोल्टाइक सेल संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए
सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा से, ऑप्शन डी भूतापी ऊर्जा से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, और सर्वप्रथम सौर ऊर्जा का निर्माण सर्वप्रथम सौर सेल का निर्माण 1954 में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं हम। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए प्रकाश की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन डी प्रकाश की प्रवणता की, ऑप्शन डी खगोलीय दूरियों की। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी खगोलीय दूरियों की इकाई है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जो कि 9.46 यानी 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसकी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स से, यानी कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे कि हमें सबसे पहले पता चला कि अंकों का गुणनफल 8 है, तो ऑप्शन ये है संख्या, ये इन चारों में से कोई भी एक संख्या हो सकती है। तो इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका गुणनफल 8 है, यानी कि जिसका गुणनफल 8 होगा तो उसके उत्तर होने की संभावना बढ़ जाएगी, और जिसका गुणनफल 8 नहीं होगा वह उत्तर तो नहीं ही होगा। जैसे कि 4 42 है, तो 4 में से 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से 1 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसमें भी आ रहा है, और 3 में से 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, न कि 8। तो इसलिए सी तो आंसर हमारा नहीं होगा। और अगर हम 2 में से 4 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इतना पता चल गया। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अब ये बोल रहा है कि दो अंकों वाली संख्या 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हमने 42 में से 18 जोड़ा तो हमारा हो जाएगा 8 2 10 और 4 1 5 1 6, 60 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जब 60 हो जाएगा तो अंक तो बदले नहीं, और 42 के भी अगर अंक भी बदलेंगे तो 24 होगा ना, छोटी हो जाएगी वो संख्या, तो ये हमारा ए वाला भी नहीं होगा। अगर अब हम 18 की बात करें, 18 में से अगर हम 18 में से 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 होगा ये, जो कि अंक नहीं बदले, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो जो बचा हमारा वो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अगर हम 24 होगा इसका आंसर। अगर हम इसको फॉर्मूले में मतलब रख करके देखेंगे तो 24 प्लस 18 करेंगे तो 8 4 12 के 2 हंस लगी 1, यानी कि 3 1 4, यानी 42 हो गया। आपस में अंक बदल गए और ये गुणनफल 8 भी है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। ओके, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल है कि माना कि 100% थी कहीं पर जनसंख्या, तो 100% जनसंख्या मतलब 5% जनसंख्या कहीं पर चली गई तो कितनी बचेगी, या 95% बच जाएगी। ओके, 95% में से 8% घबराकर छोड़कर चले गए हैं, तो इस 95% का हम 8% निकालेंगे, तो 8% ऐसे ही निकालेंगे तो लगभग ये जो आएगा ये आएगा 95% का जो 8% निकालेंगे ये आएगा हमारा 7.6 आएगा। 7.6 में से 95 में से 7.6 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 87.40%। ओके फ्रेंड्स, यानी 87.40% बराबर ये संख्या है। तो हमें 100% की संख्या निकालनी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 100% बराबर अब यहाँ पर लिखेंगे हम जो 87% की जनसंख्या थी ना ये वाली, तो हम बाकी का इसको ऊपर लिखेंगे 888, यानी 88 2 7 4 गुणे 100 बटे 87.40। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि इस जो अभी वर्तमान जनसंख्या होगी वहाँ पर वो होगी 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,000 होगी। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत में 1,01,000 जनसंख्या शुरुआत में होगी। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यानी 10,201 का वर्गमूल कितना है, यानी कि 10,201 का वर्गमूल कितना होगा। तो फ्रेंड्स, वर्गमूल जो भी होता है तो दो गुणनखंडों का योग, दो, जैसे हमें 10 गुणे 10 करेंगे तो ये 100 का वर्गमूल होता है 10 का। तो फ्रेंड्स, अगर हमने 100 की संख्या में है ये, तो हम कोई ना कोई तो 100 के आसपास का ही होगा। अगर हम 100 का वर्गमूल देखें इसी तरीके से तो इसमें 4 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 1 के बाद में 4 जीरो, तो ये 100 का वर्गमूल होगा। लेकिन 100 से ये 201 ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स ए और बी तो हो नहीं सकता। और ये 11 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 11 का वर्गमूल अगर हम अलग से निकालेंगे तो 21 होता है। और अगर हम 101 का निकालेंगे तो 101 गुणे 101 करेंगे तो हमारा वर्गमूल 10,201 ही मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा, अगला है हमारा, एक मिनट इसको मैं साफ कर लूँ। अगला हमारा 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। तो यानी कि हमारा जो औसत निकलेगा वह 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16 और इसके बटे में भी 4। अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे और नीचे को नीचे वाले के सॉल्व करेंगे। जब हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऐसे आएगा कुछ कि इसके बटे में जो आएगा जिसका एलसीएम लेंगे तो इस 48 आएगा एलसीएम, 12 चौको 48 होता है, क्योंकि 16 3 48 सारे से डिवाइडेड हो रहा है। और ऊपर में आएगा यहाँ पर 36, क्योंकि 48 से काटेंगे तो 12 3 36, और इधर 6 से होगा तो 6 5 30 प्लस 30, और इसी तरीके से आगे भी तो 7 चौको 28 आएगा, और फिर इसी तरह से आगे भी तो आएगा 15 3 45, और फिर बटे में 4 होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन टोटल का योग होगा 139 होगा, और बटे में जो होगा वो होगा 48/4, 48 का 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे इसका। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा 139/48 गुणे 4, यानी 48 गुणे 4 करने पर 4 चौकी 32 के 2 हासिल आ गई 3, 4 चौको 16 3 19, यानी कि 139/192। अगर इसमें से कोई है तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 139/192, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को पॉज करें और वापस से एक बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे निकाला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 गुणे 10 की पावर 6 के बराबर है। तो फ्रेंड्स, अगर पॉइंट को हटाएंगे तो इसमें इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट कितने अंकों के बाद में लगा है, 1 और 2, तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे, यानी 10 की पावर 4 आएगा। ओके, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो होगा 813 गुणे 10 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4 का मतलब ये हो गया कि 813 के बाद में हमारे 3 जीरो, इसके बाद में हमारी 4 जीरो आएंगे, क्योंकि 10 की पावर 4 है, सॉरी 3 नहीं 4 आएगा, 1 2 3 4 जीरो। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो इसमें भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 813 के बाद में 4 जीरो। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। गोदान किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद की, ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र की, ऑप्शन सी अज्ञेय की, ऑप्शन डी नागार्जुन की। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद की। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम प्रेमचंद की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो जैसे गबन बिहनी की है, कर्मभूमि हो गई, रंगभूमि हो गई, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बहुत दिनों के बाद में दिखना अर्थ के लिए मुहावरा। इसके लिए किसका मुहावरा है,
तो ऑप्शन ए कोसों दूर होना, ऑप्शन बी गुदड़ी का लाल होना, ऑप्शन सी ईद का चांद होना, ऑप्शन डी अब तब होना। तो फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद दिखने का जो मुहावरा होता है उसका मुहावरा होता है ईद का चांद होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और फ्रेंड्स अगर कोसों दूर होने का, इसके लिए इसका जो अर्थ होता है वह होता है बहुत अलग होना। और अगर गुदड़ी का लाल होने के लिए जो अर्थ होता है गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना होता है। और अगर अब तब होने का जो अर्थ होता है वह मरने के करीब होने का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। ईमानदारी मनुष्य, इसमें से हमें निकालना है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को पहचानना है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ये गलत होगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी में ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, यह भी गलत होगा। यानी कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है। अनिल अनल को सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि। वायु और अग्नि यानी कि पहले वायु आएगी बाद में अग्नि आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम वायु की पर्यायवाची शब्दों में जाए तो वायु की पर्यायवाची शब्द होती हैं अनल, अनिल, हवा, पवन, समीर। और अग्नि की जो पर्यायवाची शब्द होती है वह अनल, पावक, दहन, आग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि पंछी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी अंडज, ऑप्शन सी खग, ऑप्शन डी नभचर। तो फ्रेंड्स पक्षी के जो पर्यायवाची शब्द है यह है अंडज भी है, नभचर भी है और खग भी है। जबकि पंकज पंछी का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें यह हमारा पैराग्राफ है, डायरेक्शन दिए हुए हैं, इंग्लिश का पैराग्राफ है, तो हम इंग्लिश के पैराग्राफ को अब सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर विद क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्वेश्चन है, इसका जो पैराग्राफ ये है, द प्री हिस्टोरिक मैन लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। Archaeologists have dug up artifacts and have traveled through dark cave to study about him. They have discovered drawings on walls, skeletons, and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little more about that man. Okay friends, अगला है हमारा Who was the man? He was the grandfather of the human races. From what we know, he looked nothing like most humans look today. In fact, something he looked a little bit but like an ape. He was a hairy specimen with thin fingers and long hands that had hair on his back. His skin was dark brown because of the sun that beat down on him all day. His jaw was strong. His teeth looks like that the teeth of a wild animal. They were razor sharp because he had to use them to tear apart through meat of wild animal like elephants and birds. Next हमारा that man lives in thick forest more than the desert. The world had dense green patches. He ate whatever leaves, plant, fruit he could find in the forest. He ate the
eggs of the birds, eat sharp sticks and speed at his disposal. He could sometimes catch small animal such as birds and bunnies to eat. Next paragraph है, he would not cook his food because he was not familiar with fire and had no other sources of heat. In the winter, he braved too cold or hid in warmer cave in the mountains and covered himself in veils of leaves. He, he did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either. Instead, he and his family moved from cave to cave or stay in hollowed to other trees. Next, that man could not read, write, or even speak words like we do today. He made sounds to warn other men of danger and the communicate his feelings. The great grandfather of the human race was not at all like humans are today. He did not have the skills or knowledge to help him get by. However, he learned to survive and gradually evolved to become the humans that we know today. अब इसमें जो क्वेश्चन बन रहा था, क्वेश्चन है which of the items listed below was not food for prehistoric man. यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि नीचे सूचीबद्ध वस्तुएं हैं उनमें से कौन सा भोजन प्रागैतिहासिक मानव के लिए नहीं था. ऑप्शन ए है फॉसिल, ऑप्शन बी बनीज, ऑप्शन बी है एग्स, ऑप्शन डी फ्रूट्स. तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए फॉसिल, क्योंकि अब वो बताया गया है सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ. हाँ, मैन वी लिव्ड मोर देन डिस्कवर्ड, जो खाते थे जैसे लीव्स हो गया, प्लांट्स हो गए, फ्रूट हो गए, प्लांट्स हो गए, एग्स ऑफ बर्ड्स हो गए, शार्प स्टिक, और ये इधर एनिमल, स्मॉल एनिमल, बर्ड्स और बनीज को खाते थे, जबकि कहीं पर भी इन्होंने फॉसल के खाने की बात नहीं की है. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है. अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, यानी एक सेंटेंस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी सी और डी. पॉइंट आउट ऑफ द पार्ट ऑफ द हैज एन एरर, इसमें किस पार्ट में एरर है ये पॉइंट आउट करना है. तो इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ए में है यू आर लर्निंग इंग्लिश, बी में है फॉर द लास्ट 1 ईयर, सी में है बट यू सॉ, डी में है नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल. तो फ्रेंड्स इसमें जो अगर एरर की बात करें तो एरर इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि इस वाक्य में यहाँ पर यू आर लर्निंग इंग्लिश के स्थान पर आएगा यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है. यहाँ पर फॉर और पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है. तो इस प्रकार ये पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा कि यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू सॉ नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, अगला चलते हैं. 43 है डॉग इज फेथफुल एनिमल. यहाँ पर ए, ऑप्शन ए में ए आएगा या बी आएगा द या C1 या डी एन. तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए आएगा यहाँ पर. ए डॉग इज फेथफुल एनिमल कंप्लीट होगा. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंसेस. तो इस जो सेंटेंस को इसको हम डायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में है इसको डायरेक्ट में बदलना पड़ेगा. तो आई वास्क शीला इफ आई मेट
नो हर फादर, इसका जो इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट बनेगा उसको हमें बताना पड़ेगा कि डायरेक्ट में बदलने के लिए इधर आई आस्क्ड शीला को डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आस्क्ड को हम सैड टू में बदलेंगे, सैड टू में बदलेंगे और इफ को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रयोग किया जाएगा और माइट को मे करेंगे और स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा। जैसे कि होगा आई सेड टू शीला इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मे आई नो योर फादर। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायरेक्शन दिया है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा 45 है। द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए जो मतलब इसका जो हिंदी अनुवाद होगा तो वोटर ने यानी कि वेटर ने गिलासों को पानी से भरा, यह बात एक्टिव वॉइस में है। और इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस बाई ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार होगा द ग्लासेस वर फिल्ड द वाटर बाय द वेटर। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कहा जाएगा कि वेटर के द्वारा गिलासों को पानी से भरा गया। ओके फ्रेंड्स, यानी कि एडजेक्टिव से एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। 46 में निकालना है कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि जिस डेट को निकालना हो वो डेट लिखते हैं पहले सबसे ऊपर, फिर उसके बाद में जो जिस ईयर का निकालना हो उस ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं, यानी सॉरी जिसको पहले मार्च, जैसे हमें मार्च का निकालना है तो मार्च मंथ का कोड होता है एक ऐसा कोड होता है कि जिसका लीप ईयर के लिए 144 से स्टार्ट होता है, सॉरी नॉन लीप ईयर के लिए 144 से स्टार्ट होता है और लीप ईयर के लिए 034 से स्टार्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे जाकर के हम आपको कोड बता देंगे जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। अगले वीडियो में हम जब भी आएंगे तो आपको ये कोड बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी कि मार्च का कोड होगा यहाँ पर 4 और इसके अलावा हमें किस ईयर का निकालना है, यानी कि हमें 2020 का निकालना है तो ईयर के लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 20, हमें 20 का निकालना था तो, और इस 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें लीप ईयर का पता चल जाए कि 20 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा, यानी 5 लीप ईयर हो गए। ओके फ्रेंड्स, और एक चीज़ इसमें यह याद रखनी है कि अगर हम 2000 के बाद के लिए निकाल रहे हैं तो इसमें +6 किया जाता है, ये कोड है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस सबको जोड़ देंगे तो इस सबका योग आएगा 36 और 36 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 पना 35, यानी कि शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। ये जो शेषफल 1 आया है तो एक शेषफल आने का मतलब है कि रविवार, और अगर शेषफल 0 आएगा तो उसका मतलब है शनिवार, यानी 0 से लेकर के 6 तक जाए, सॉरी 0 से लेकर के 0 से लेकर के 6 तक जाएगा, यानी कि 1 को शनिवार, 1 को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, 5 को बृहस्पतिवार और 6 को शुक्रवार, और अगर 0 आता है तो शनिवार होगा। ओके फ्रेंड्स, हम अगला चलते हैं। अगला है हमारा, आप इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें बोला ये कुछ अंक दिए गए हैं, यानी क्योंकि बाद में बोला यदि उपर्युक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकंड पद से, थर्ड पद फोर्थ पद के साथ बदलता है और इसी तरह बदलता है, वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसका कहने का मतलब ये है कि जो 6 और 7 हैं ये आपस में बदल जाएंगे, 4 और 8 आपस में बदल जाएंगे, 5 और 8 आपस में बदलेंगे, 8 और 4 आपस में बदलेंगे, इसी तरीके से आपस में बदलेंगे। और बदलने के बाद में कितने ऐसे 8 हैं ये बताना है कि जो अपने बाएं और दाएं दोनों से विभाजित हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो ऐसा लिखा जाएगा कि पहले 7, एक मिनट मैं लिख करके दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखा जाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम पहले
7 6 8 4 8 5 4 8 3 8 5 2 6 8 6 8, फिर उसके बाद में 8 7, फिर 8 और 3, ये संख्या बनेगी हमारी नई संख्या। अब इसमें से देखना है कि कितने ऐसे 8 हैं जो दोनों संख्याओं से डिवाइड होते हैं अपने लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। अगर ये है हमारा 8, अगर हम इसको देखेंगे तो ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और अगर इस 8 की हम बात करेंगे तो ये 4 से तो हो रहा है लेकिन 5 से नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस 4 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, ये 5 से भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। और अगर हम इस 8 की बात करेंगे तो ये 8 से तो हो रहा है लेकिन 6 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और अगर हम इस 8 की बात करेंगे तो इस 8 से तो ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन 7 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। और अगर हम इस 8 की बात करेंगे, इस 8 की, तो ना तो 3 से होगा ना ही 7 से होगा, इसलिए कितने नंबर होंगे, इसलिए 0 नंबर आएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 है। दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर का विकल्प चुनना है। यानी कि जो इसमें निष्कर्ष दिया गया है, कथन है, यानी कि ए बड़ा है बी से, बी से सी या तो बराबर है या सी बड़ा है, और इसके बराबर में है सी डी के बराबर है, और ई डी से बड़ा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ई बी सी और डी से बड़ा होगा, लेकिन ए और ई के बीच में कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। ओके, अगला देखते हैं। सी और एफ में सी बड़ा है एफ से, ये तो बराबर होगा या बड़ा होगा, और एफ जी के बराबर है तो ये से भी बड़ा हो गया, और जी भी जी एच इससे बड़ा है, एच से जी बड़ा है, इसलिए ये सी भी या तो जी के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। यानी ओवरऑल अगर हम यहाँ पर सी की बात करेंगे तो सी यहाँ पर है, तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, अगर यहाँ पर हम सी का लिखेंगे तो सी यानी ई से फिर सभी छोटे हो गए, क्योंकि एफ भी छोटा है ना, इसलिए ई से सभी छोटे हो जाएंगे। लेकिन ए के बारे में कहा नहीं जा सकता कि ए किसके बराबर है किसके बड़ा है, तो नहीं ई सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी जी से भी ई बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ये कहा जा सकता है। और ये जो सेकेंड निष्कर्ष दिया हुआ है कि ए बड़ा है एच से, तो ये फिक्स नहीं है, कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी, लेकिन हाँ इसके बारे में पूरी तरह कहा जा सकता है। इसलिए केवल एक निष्कर्ष का केवल एक निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ओके फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको वापस से वीडियो को पॉज करिए और वापस से बैक करिए, बैक करके वापस से देखने का समझने का प्रयास करिए, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हुआ हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, नॉर्मल है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, आपको कुछ छोड़ने भी होते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है और इसमें कथन और उसकी आलोचना दी गई है और बताना है कि क्या है। कथन है, एनसीसी समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों को भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। ओके, अब इसकी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई एक है, विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरी कार्रवाई है, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही कार्रवाइयाँ सशक्त होंगी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। ओके, हम 50 नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यानी कि यदि किसी कोड भाषा में एक्स्ट्रानेट को ये लिखा जाता है तो उसी कोडबद्ध किया गया है कि टेक्नोलॉजी को ये लिखा जाएगा, तो उसी कोड रूप के रूपबद्ध है, तो उसी कोड रूप को बताना कि टॉलरेंस को उस कोड की भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी कि इसमें ये देखना है कि ई को 9 को ई लिखा जा रहा है, एक्स को हैशटैग लिखा जा रहा है,
इसी तरीके से इसमें देखेंगे कि टी को, जैसे कि टी को यहाँ पर 4 लिखा जा रहा है तो टी के लिए 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी टी के लिए 4 यूज हुआ है तो टी के लिए 4, जहाँ पर 4 नहीं है वो गलत हो जाएगा। ओके, अब हम अगला देखते हैं कि 589, 5891, 5891 ये सेम है तो हम इसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी में सेम आएगा 5891 तक। अब उसके बाद में यानी कि यानी टी का 4, 5 का O, 8 का L, 9 का E, 1 का R, तो R तक तो हो गया। तो अब हमें ए का देखना कि ए किसका होगा, ए का क्या होगा, यानी ए इसमें दिया हुआ है यहाँ पर ए चौथे नंबर पर, लास्ट का चौथा है तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 यानी 6 है, ए का 6 होगा तो ए के लिए जहाँ पर 6 होगा वो आएगा। ए के लिए 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है ए के लिए 6, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी के गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए इसलिए इसका आंसर 50 हो जाएगा, 50 का सी होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, मधुशाला किसकी कृति है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर की, ऑप्शन सी हरवंश राय बच्चन की, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हरवंश राय बच्चन की है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से, किस वाद्य से? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी बांसुरी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी तबले से संबंधित है। और अगर हम सितार की बात करें, सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर जी, और सरोद से संबंधित है अमजद अली खान है, और बांसुरी से जो संबंधित है वह है हरिप्रसाद चौरसिया जी है। ओके फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, ऑप्शन बी वनारोपण से, ऑप्शन डी वनस्पति हटाकर, ऑप्शन डी अतिचराई के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अगर भूक्षरण रोकना यानी कि मृदा अपरदन को रोकना है तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वनारोपण से भूमि क्षरण रोका जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, पणजी किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो फ्रेंड्स, पणजी गोवा की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, झारखंड की रांची है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ओके फ्रेंड्स, हम अगला बढ़ते हैं। माले की राजधानी क्या है, यानी कि राजधानी है, यहाँ पर भरना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी मॉरिशस। तो फ्रेंड्स, मालदीव की राजधानी माले है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसी तरीके से अल्जीरिया की राजधानी बात करें तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, और केन्या की राजधानी नैरोबी है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट हमारा, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, यानी कि मध्य प्रदेश में खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक हैं, और इनका निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच मध्य में चंदेल राजाओं ने करवाया था, और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 10 नवंबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 11 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 7 दिसंबर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, यानी कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 5 से 11 अप्रैल 2022 तक, ऑप्शन बी 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, ऑप्शन सी 15 से 21 अप्रैल 2022 तक, ऑप्शन डी 18 से 24 अप्रैल 2022 तक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी 14 से 20 अप्रैल 2022 तक किया गया था। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी असम होगा। ओके फ्रेंड्स अगला है हमारा रायसीना डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। यह कथन एक था यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, तो यह सही है। सेकंड है इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यह भी सही है। तीसरा है इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो फ्रेंड्स इसका जो ये है तो फ्रेंड्स इसका ये भी सही है, यानी कि इसका तीनों के तीनों सही होने चाहिए, यानी कि हमारा आंसर इसमें उपरोक्त सभी होना चाहिए, जिसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 है। नेक्स्ट हमारा अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भोपाल में किया गया। ओके नेक्स्ट है हमारा 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मनीला। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। ओके नेक्स्ट हमारा IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ में। अगला हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में किस राज्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी बिहार है। नेक्स्ट हमारा 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए गुजरात का। ओके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व रेलवे, ऑप्शन बी मध्य रेलवे, ऑप्शन सी दक्षिण मध्य रेलवे, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी दक्षिण मध्य रेलवे। ओके नेक्स्ट है हमारा स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम यानी गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी स्पाइस जेट, ऑप्शन डी गो एयर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी इंडिगो। ओके फ्रेंड्स अगला है हमारा कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। और गद्यांश क्या है हमारा? गद्यांश देख लेते हैं कि सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी,
गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा पैराग्राफ। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो कि देखते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है। बच्चे की ऑप्शन ए सूझबूझ को, ऑप्शन बी बेवकूफ़ी को, ऑप्शन सी शरारत को, ऑप्शन डी असावधानी का। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर ए, सूझबूझ को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का क्वेश्चन है कि रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? ऑप्शन ए, गाड़ी लेट हो रही थी, ऑप्शन बी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, ऑप्शन सी, उसे नौकरी की चिंता थी, ऑप्शन डी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर था वह था ऑप्शन नंबर ए, गाड़ी लेट हो रही थी। नेक्स्ट है, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, यानी क्या आया होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रोध का भाव, ऑप्शन बी, दुख का भाव, ऑप्शन सी, शाबाशी देने का भाव, ऑप्शन डी, निंदा का भाव। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाबाशी देने का भाव आया होगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? ऑप्शन ए, त्याग को, ऑप्शन बी, धैर्य को, ऑप्शन सी, उत्साह को, ऑप्शन डी, परहित को। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, परहित को प्रकट करता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, उसे घड़ी अच्छी लगती थी, ऑप्शन बी, रेल के आने का समय हो रहा था, ऑप्शन सी, घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, ऑप्शन डी, घड़ी रोजाना देखकर स्कूल जाता था। तो फ्रेंड्स, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी रेल के आने का समय हो रहा था। ओके फ्रेंड्स, अगला है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो इसमें है, गद्यांश पढ़ते हैं, चलिए। गद्यांश है, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपने प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और। प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तो जवाब देने वाले जीवट का। तो फ्रेंड्स, पैराग्राफ ये था। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खेलों में निर्धन राष्ट्र हमसे आगे निकल गए हैं, क्यों? कि वहाँ है, क्या है? ऑप्शन ए, आपसी गुटबंदी है, ऑप्शन बी, खिलाड़ियों की उपेक्षा है, ऑप्शन सी, दोषपूर्ण नीतियाँ हैं, या ऑप्शन डी, खेलों का राष्ट्र सम्मान है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेलों को राष्ट्र सम्मान है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, आपसी गुटबंदी, ऑप्शन बी, खेलों का गिरता स्तर,
ऑप्शन सी ओलंपिक पदक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही शीर्षक होगा वही होगा खेलों का गिरता स्तर। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा कि खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन ए दोषपूर्ण नीतियाँ, ऑप्शन बी संघों की गुटबाजी, ऑप्शन सी सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन डी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो फ्रेंड्स जो खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है पैराग्राफ के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी खेलों का राष्ट्रीय सम्मान नहीं है। अगला है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कब पड़ता है? ऑप्शन ए खिलाड़ियों को सुविधा देने से, ऑप्शन बी अभ्यास करने से, ऑप्शन सी आपसे गुटबंदी होने से, ऑप्शन डी खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो फ्रेंड्स पैराग्राफ के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आपसी गुटबंदी होने से खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 80 है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है? राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी कृषि। यानी गद्यांश के अनुसार देखा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी खेल नहीं है, राष्ट्रीय उपलब्धियों में खेल शामिल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा निर्देश है 81 से 85। निम्नलिखित 12 पैराग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। 12 पैराग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है। ओके फ्रेंड्स, ये 12 पैराग्राफ है, आप भी देख लीजिए कि ये 12 पैराग्राफ है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है। यानी 12 पैराग्राफ में देख लेते हैं कि ये कुछ मुद्रास्फीति की दर है, ये बढ़ रही है, और इसके अलावा ये ईयर है, ये ईयर को दर्शा रहा है 75 वाले को, और ये 87 वाले को दर्शा रहा है, और ये कुछ विश्व के देश है। ओके फ्रेंड्स, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 81 है कि वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई? यानी कि हमें बताना है कि तीसरी दुनिया के देश, यानी कि थर्ड वर्ल्ड के देश, ये बताना है कि 1975 में 26 पॉइंट कुछ थी 6 थी, और 1987 में बढ़ करके ये 36.2 पहुँच गई है। इसमें प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो कि लगभग, अगर मैं इसको साफ कर दूं तो साफ करने के बाद बता रहा हूँ, एक मिनट पूरा क्लियर करना है तो मुझे। इसको भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है कुछ। हाँ ओके, मैं अब इधर बता देता हूँ कि जो 36 है तो 36.2 और 26.6 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.6 आएगा। ओके, 9.6 में अब हम किसका क्या निकालना है हमें कि मुद्रास्फीति दर कितनी वृद्धि हुई, तो किसका निकालना है? तो हम निकालना है 26.6 का, तो गुणे 100 कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि जो सॉल्व करना है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9.6 गुणे 100 बटे 26.6, इसको सॉल्व करना है। और इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रोक करके आप इसको सॉल्व करिए। तो जो सॉल्व करने पर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर डी, 36% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इसी में है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, मुद्रास्फीति में के परिवर्तन की निम्न दर इनमें से कहाँ थी, यानी कहाँ पर थी इनमें से? तो सब इनमें से सभी में हम घटाएंगे कि विकसित देशों में कितनी थी। अभी हमने देखा कि विकसित देशों में अगर देखेंगे तो 14.2 में से यहाँ पर हम घटा लेते हैं कि 14.2 में 11.8 घटाएंगे, और इसी तरीके से हम सारी की सारी घटाते चले जाएंगे। विकसित देशों में भी घटाएंगे और इसी को हम वर्ल्ड में, विश्व में भी घटाएंगे, यूके में भी घटाएंगे और तीसरी दुनिया में भी घटाएंगे। ओके, इन सभी में घटाएंगे और उन दोनों को घटाने के बाद में जिसमें सबसे कम होगा तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा सबसे कम होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी विश्व में। हम नेक्स्ट इसी तरीके से विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि, निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि अगर हम देखें तो विकसित देशों में, यानी कि ये वाले विकसित देश और अमेरिका, इन दोनों के आंकड़ों को जोड़ देंगे
विकसित देशों के आंकड़े और अमेरिका के आंकड़े, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर फिर हम देखेंगे कि किसमें कितना आता है। अगर हम इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 26, पूरा 26 आएगा। और अगर हमने इसको जोड़ा तो हमारा इसमें आएगा हमारा 23, सॉरी यूएसए का ना, हाँ सॉरी इसको जो नहीं जोड़ेंगे, यूएसए वाले को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा 23 आएगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं, निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष क्या निकलेगा कि मैं दिखा देता हूँ कि निष्कर्ष क्या निकलेगा। सॉरी, निष्कर्ष निकलेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति दर बेहतर नियंत्रण में था, क्योंकि इसका 23 निकल रहा था और इसका 26 निकल रहा था। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम इन सभी को यानी कि वापस से उसी पैराग्राफ पर जाएंगे। इस पैराग्राफ में रुकिए, मैं इस पैराग्राफ को साफ कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई अच्छा देता है। इसको भी हटा देता हूँ। इस पैराग्राफ में देखना है कि 1987 की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति कितनी थी। थर्ड देश की तुलना में मुद्रास्फीति 36 थी। ओके, और इसके बाद में बात कर विश्व की, अगर बात कर रहा है कि विश्व की मुद्रास्फीति कितनी थी, तो ये 16 थी और ये 36 थी। इन दोनों को घटा करके 36 और 16 को आपस में घटा देंगे तो आएगा 20.2 आएगा। ओके, 20.2 में ये परसेंट वृद्धि बताना है तो 20.2/16 और यहाँ पर गुणे में 100। तो फिर यहाँ पर 100 को लिखने के बाद में यानी कि ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा 20.2 गुणे 100/16। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 126.25%। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इसके हिसाब से 126.25%, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 126। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब हम तीसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति दर में अनुपात ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, तीसरी दुनिया यूएसए और यूके की मुद्रास्फीति के बीच की ज्ञात करना है, दोनों का अनुपात देखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उनको देखना कि इनके बीच का अनुपात कैसे निकालेंगे। फिर वापस इसको साफ कर लेंगे। हाँ, ये हो गया। तो अब हमें देखना है कि 1975 वालों का अलग लिखेंगे, 1987 वालों का अलग लिखेंगे। 1975 की बात करेंगे तो तीसरी दुनिया में 26.6 था, ऐसे लिखेंगे 26.6, यानी कि अलग अलग लिखेंगे। इधर लिख लेंगे 1975 वालों के देख रहे हैं हम, तो 26.6। और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे यूएसए का लिखेंगे। यूएसए में कितनी थी, 10.3 थी प्लस 10.3 थी। और फिर उसके बाद में प्लस लगाएंगे और फिर लिखेंगे यूके की थी 21.7, तो यहाँ पर हम 21.7 भी करेंगे और इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 58.6 आएगा। ओके, अब इसके बाद में अब हम सेकेंड वाले का भी यूज करेंगे, लिखेंगे। और तो अब इसको साफ कर लेते हैं भाई, हमें जगह चाहिए तो इसको हटा लेते हैं। रुकिए, बस ये 58.6 याद रखिएगा कि 58.6 आया था। इसको हटा लें, इसको भी हटा लें ताकि लिखने के लिए अच्छा हो जाएगा। इसको हटा लिया। अब हमारे वो कितना आया था, 58.6 आया था, लेकिन इसका आया था 58.6। और हम नेक्स्ट था हमारा इसी तरीके से 1987 वाले को भी तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 36 अगर 2 ऐड करेंगे और 12.7 ऐड करेंगे और 23.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 72। तीनों को ऐड करने के बाद आएगा 72.4 आएगा। और इन दोनों का अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात। तो इन दोनों का जो अनुपात निकलेगा वह आएगा 293:362। ओके, ये आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी 293 और 362 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टाइम में जाया करते हुए क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो पैराग्राफ है यहाँ पर। पैराग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। पैराग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पैराग्राफ है, ये कंपनी का एक एक्सपेंडिचर है और एम्प्लॉय की सैलरी देने में, रिफ्रेशमेंट में, ट्रांसपोर्ट में है, ये इलेक्ट्रिसिटी में है और ये मिसलेनियस में ये खर्च हो जाता है। ओके, तो पहले अगर हम देखें तो ये 80 है। यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, खर्च कितना हो रहा है 80 इसमें खर्च हो रहा है एम्प्लॉय की सैलरी देने पर। और रिफ्रेशमेंट के लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं 10 खर्च कर रहे हैं, तो ये 10 हो जाएगा। हम टोटल खर्च निकाल लेंगे अगर तो हमारा आसान हो जाएगा काम। और ट्रांसपोर्ट के लिए हम 20 खर्च कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट के लिए हम 20 खर्च कर रहे हैं, 20 लाख रुपए। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी 10 खर्च हो रहा था और मिसलेनियस में 15 खर्च हो रहा है। तो अगर हम इसको सबको ऐड कर देंगे, ये 5 है, इसको सबको ऐड कर देंगे तो हमारा निकलेगा कुल टोटल जो निकलेगा वही हमारा 135 है। यानी कि कंपनी का टोटल खर्च था 135 लाख निकलेगा। ओके, अब इसको याद रखिएगा। विविध मद पर कितनी की राशि खर्च की गई है? तो फ्रेंड्स, विविध मिसलेनियस में 15 थी, 15/135 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 11.11/1/9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि जलपान पर राशि का कितना खर्च हुआ है। तो जलपान का भाग देखेंगे, कितना भाग खर्च हुआ है राशि का। तो कितना भाग था जलपान का यानी कि हमारा जो रिफ्रेशिस का था ना, रिफ्रेशमेंट का था, ये 10 था। तो 10 बटे इसके लिए हम लिखेंगे कि 10 बटे कितने का भाग था 135। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आएगा 2/27 आ जाएगा। ओके, और इसी तरीके से हम कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है, कंपनी का मासिक व्यय हमने अभी ऐड किया कि ये था 135 लाख रुपए था, हमने अभी देखा। और चाहे तो आप देख लीजिए यहाँ पर कंपनी का इन सब को ऐड किया था, जो हमने ऐड किया था ये सभी को, तो 135 लाख रुपए था। और अगर हम अब इसमें देखें कि मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच में अनुपात निकालना था। तो इसमें मासिक आधार पर अगर निकालना तो मासिक आधार पर कर्मचारी और उसके बीच का परिवहन के बीच में, तो परिवहन का हमारा 20 है और एम्प्लॉय का 80 है। तो 20 तो हम यहाँ पर निकालेंगे 20 और 80 का निकालेंगे तो 1:4 आ जाएगा, यानी कि 20 एक तरफ और 80 एक तरफ। तो ये हमारा 1:4 आ जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा। और इसी तरीके से हम अगला चल देखेंगे यातायात पर कितनी राशि का, कुल राशि का कितना भाग खर्च हुआ है। तो यातायात पर यानी परिवहन पर 20 खर्च हो रहा था ना, चाहे तो आप देख लीजिए एक बार फिर से कि ट्रांसपोर्ट पर ये 20 लाख रुपए खर्च हो रहे थे और टोटल 135 है। टोटल 135 का खर्चा हो रहा है, तो 120/135 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/27। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि हमारा बी हो जाएगा। आप इसको पॉज कीजिएगा, पॉज करके आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ओके, अब हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। 91 वाले में क्या कर रहा है कि निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 91 से 95 ये तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया गया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। तो ये परसेंटेज में पास हुए हैं, ये ईयर्स हैं और ये कॉलेज हैं ABCDE, और ये पास हुए हैं लेकिन परसेंटेज में हुए हैं। ओके, अब बताना है कि 91 नंबर में निम्नलिखित में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा है। औसत की बात कर रहा है कि सबसे कम किस में रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सभी कॉलेजों के जो परसेंटेज ये था इनको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में 3 से भाग दे देंगे तो इसका परसेंट निकल आएगा, A का निकल आएगा, B का निकल आएगा। हमें किसका निकालना है, इसके लिए A, B, E और F है। अगर हम इसी तरीके से तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देते चले जाएंगे तो हमारा A का जो परसेंटेज निकलेगा वह निकलेगा 71.33% निकलेगा। और
बी का जो निकलेगा वह निकलेगा 70% निकलेगा। और अगर ई का निकालेंगे तो ई का निकलेगा 73.3%। और वहीं अगर एफ दिया ही नहीं है तो एफ नहीं होगा यह। तो इसमें से जो अगर हमारा जो सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी निकल बी का सही हो जाएगा, क्योंकि बी का 70% निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या पूछ रहा है। रुकिए पहले इसको साफ कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। अरे ये क्यों नहीं हुआ, ये भी साफ हो जाए। ये हो गया। अगला है हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन है। पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि का लगभग प्रतिशत क्या है। तो पिछले वर्ष की तुलना में जो भी हुए थे, यानी पिछले वर्ष कितने हुए थे, 2017 की बात कर रहा था, 2016 में कितने हुए थे कॉलेज बी से, तो वो थे टोटल 68 थे और इस साल 77 हुए हैं। तो दोनों का अंतर हो जाएगा। रुकिए एक मिनट, यहाँ पर दोनों का अंतर हो जाएगा, यानी कि दोनों का अंतर करेंगे अगर 16 और 17 में, दोनों का अंतर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9/68 × 100। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 13.23% के आसपास। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा कि 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या था। तो अगर हम बात करें तो 2000 किसकी बात कर रहा है, ये 2015 की बात कर रहा है। 2015 में ई में यानी कि 72% छात्र वो हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। बाकी के जो 28% थे वो फेल हो गए होंगे, अनुत्तीर्ण रह गए होंगे। तो जो टोटल का अगर हम इस तरीके से निकालेंगे कि परसेंटेज, यानी कि 72% पास हुए और 28% हमारे फेल हो गए, तो टोटल औसत अनुपात क्या रहेगा। तो 18 चौको 72, 4 से 4 7 28, तो यानी कि यहाँ 18 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 18:7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको हटा देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 94 है। यदि सभी पाँच कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर केंद्रीय को निकटतम संख्या में क्या होगा। अगर बात कर रहा है कि सभी जितने भी कॉलेज हैं, इन सभी कॉलेजों के जो है इन सभी को ऐड कर ले। ओके, पांचों कॉलेजों को ऐड करने के बाद में जो इनका जो उत्तीर्ण हुए हैं उनके परसेंटेज निकालेंगे। तो जैसे कि इसमें कुल टोटल कितना निकल रहा था, 214 था इन टोटल का ऐड। तो इन सबको ऐड करने के बाद में जो निकलेगा वह निकलेगा 1189। आप एक बार ऐड जरूर करिएगा, देख लीजिएगा, अगर मेरे से कहीं गलती हो गई तो मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा। 1189 निकलेगा। और अगर सी की बात करें, सिर्फ सी अकेले की बात करें, तो इसका निकलेगा हमारा सिर्फ 260 निकलेगा। ओके, अब इसके बाद में करना क्या है कि 260, अब वही करना है कि 260/1189, लेकिन इस बार 100 नहीं करना है इस बार, क्योंकि त्रिज्यखंड का निकालना था। 360 डिग्री का कोण बनता है ना पूरा वृत्त में, तो इसमें 360 का करना है। अब इसको सॉल्व करने के बाद में जो आ जाएगा तो वो उसका आंसर होगा। और इसका जो आंसर, इसका लगभग आंसर इसका जो आंसर निकलेगा 78.7 के आसपास निकलेगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगला है हमारा 95 है। कॉलेज के छात्र वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और 2017 के कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत अनुपात क्या है। तो इसमें बताना, कॉलेज के 2016 के कॉलेज सी से 88 छात्र उत्तीर्ण हुए थे, और वहीं 2017 के कॉलेज बी के, सॉरी किस कॉलेज को पूछ रहा था, ये 2017 कॉलेज ए के पूछ रहा था ना। तो कॉलेज ए के 2017 में 74 छात्र उत्तीर्ण हुए थे, यानी कि ये टोटल 88 और यहाँ पर ये 88/74 था। ये इस तरीके से लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा तो 44/37 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने
लास्ट हमारा ये पैराग्राफ है, इसको साफ कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। इसको बेटा लेता हूँ, अब ठीक है। तो इसका है कि नीचे दी गई तालिका में एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों का तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। ये गांव के ईयर है, ये शिक्षित लोग हैं और ये कुल जनसंख्या है। ओके, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है कि वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। 2012 में कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं, इतने लोग शिक्षित हैं और इतने में से निकालना है। तो यानी कि टोटल 814, यहाँ पर 814 बटे 370 3072 गुणे 100 कर देंगे। तो इसका जो सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा हमारा वह होगा 56.49 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसी तरीके से 97 में पूछ रहा है कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 2011 की तुलना में 2012 में कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे अब इन दोनों का अंतर होगा हमारा 130 आएगा। 130 में से फिर इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे तो 30 निकलेगा। फिर हम करेंगे 30 बटे 3042 गुणे 100 और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आएगा वह लगभग 1% के बराबर होगा, 0.98 आएगा। ओके, आप इसको सॉल्व करिएगा और देख लीजिएगा वहाँ से। ओके, जब नहीं आए तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वापस से करवा दूंगा। ओके, अगला है हमारा, नेक्स्ट है 98 नंबर का कि वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ये बताना है कि 2014 की तुलना में 2014 में 1250 थे, इसमें 1380 हो गए। तो इसकी तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए इन दोनों का अंतर 130 आ जाएगा। सिर्फ इन दोनों का अंतर निकालना है तो 130 हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि हुई है तो इन दोनों का तुलना 130, हम ऐसे निकलेंगे 130 बटे 1250 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.4% सॉल्व करने पर, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 99 नंबर का है कि वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत जनसंख्या क्या है, औसत संख्या क्या है। तो इसमें से हमें कुछ नहीं करना है कि यहाँ से लेकर के ये शिक्षित लोग सभी ले लेने हैं, लेकिन सभी को ऐड करना है और ऐड करने के बाद में यानी कि औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या निकालते हैं। तो सभी संख्याओं का इनको योग कर देना है। योग करने के बाद में फिर हमें नीचे में कितने ईयर के 6 ईयर का है तो 6 नीचे में 6 लिख देना है। तो जो अगर हम सबको ऐड करेंगे वहाँ पर जो हमारा सब टोटल योग आएगा तो आएगा हमारा वह आएगा 6633, फिर बटे में 6 कर देंगे। और अगर हम इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा जो आएगा वह आएगा 1105.5, यानी कि हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला है हमारा वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई। 2015 की तुलना में 2014 की बात कर रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना। 2000 शिक्षित लोगों 2014 और 15 का डिफरेंस निकालेंगे, वापस से 130 आएगा और इस बार हमें प्रतिशत कमी निकाल लिया है किसकी तुलना में, 15 की तुलना में। तो 1380 को हम नीचे भी लिखेंगे इस तरीके से कि 130 हम ऐसे लिखेंगे कि एक मिनट, हम ऐसे लिखेंगे कि 130 बटे 1380 गुणे 100। तो हमारी ये प्रतिशत कमी निकल आएगी। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.42%। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे जो हमने इसको निकाला। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा और अगर बीच में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें सॉल्व करके ज़रूर बता दीजिएगा और हम इसको एक बार साफ कर देते हैं ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सको।
एक मिनट रुकिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये रफ हो गया, और इसको भी अगर रफ करना है तो मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ, ताकि अगर आप सॉल्व करना चाहें वापस से तो, और स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहें तो आराम से ले सकें और आप ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकें। ओके, तो ये रहा, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके अलावा ये क्वेश्चन रहे, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत होती है, आप हमें कमेंट करके बता दें, और आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम आपको तुरंत जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा देंगे और आपको सही कर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो हम दूर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी तरीके से सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अन्य दोस्तों के साथ भी भेजना चाहें, शेयर करना चाहें, वो भी आर पेट की तैयारी कर रहे हों, तो उनके साथ भी शेयर करें, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, हमें भी आगे वीडियो बनाने का मन करता रहे कि चलो ठीक है, लोग देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो हम आगे वीडियो बनाएंगे। और नहीं भी आएंगे तो भी वीडियो बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनाएंगे, तब भी देंगे आपको। इस बुक के जो यूथ वाली बुक है, इस पब्लिकेशंस की जितने भी टोटल प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे कि 21 प्रैक्टिस सेट हैं शायद, तो उसके हम पूरे के पूरे कंप्लीट करवाएंगे। आप आते रहिएगा आपको इसी वीडियो में। और हाँ, हम इसके एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे, जिससे कि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बाकी वही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।